हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आर्टिकल 72 क्षमादान, ठीक है। और अब राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति पढ़ा था। अब आर्टिकल 74 स्टडी करते हैं। आर्टिकल 74 में क्या कहा है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह। इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करते, बल्कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा, और उस मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा, जो मुखिया होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। To give advice to the President of India, there shall be a Council of Ministers of Union, and the head of Council of Ministers will be the PM, ठीक है। ये बोलता है, इस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं करते, बल्कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। मतलब यही देखो लिखा हुआ है, मूल नियम इसमें लिखा है, जो अभी मैंने बोला वही चीज लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, ठीक। अब पहले क्या होता था कि देख लो तब समझ में आएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। 1976 में ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी उसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, कंपलसरी होगा। मतलब एक बार में जो मंत्रिपरिषद ने कह दिया, राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य होगा, उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब उसके लिए थोड़ी सी लीनियंसी बढ़ती गई, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। उसके तहत आर्टिकल 74 का 2 जोड़ा गया। ये वाला जो आर्टिकल है वो 74 का 2 है। इसमें कहा गया कि जो भी सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा दी जाएगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए केवल एक बार मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। लेकिन अगर दोबारा मंत्रिपरिषद की बैठक ने राष्ट्रपति को वापस से ये सौंप दिया, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाएगा। पहली बार में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन दूसरी बार में बाध्य हो जाएगा। ये किसके तहत हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हुआ। देखो क्या लिखा है इसमें राष्ट्रपति को थोड़ी राहत दी गई। अब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद उसी सलाह को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति के लिए उसे मानना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल 74 का 2 है। किसके तहत जुड़ा है? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जुड़ा है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न दैट एडवाइस वंस फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक। चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित 75 आर्टिकल है। आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इससे संबंधित इसमें नियम है, जो तरीके से होते हैं वो लिखा हुआ है। पीएम इज अपॉइंटेड। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यही लिख देते हैं, देखो इस जगह पे लिख देते हैं, देखो पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is appointed by president with an advice of PM, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पीएम अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी हेल्प से? किसकी एडवाइस से? प्रधानमंत्री की एडवाइस से, ठीक है। यही 75 के 1 में यही चीज है, नियुक्ति का नियम। देखिए क्या है 75 के 1 में, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि नियुक्ति का नियम है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर वे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक। अब 75 तो ये देख लिया मैंने, है ना। अभी देखते हैं ये 75 का 1 ये था। अब 75 के 1 के काम में क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग 75 के 1 का ए भी बोल सकते हैं, है ना। 15% की सीमा है इसमें। क्या मतलब है भाई 15% की सीमा से? ये हमने बहुत बेसिक चीज ऐसे करके लिख रखी है ताकि आपको कठिन ना लगे। इस तरीके से लिखी कि 75 के 1 के काम में क्या है? 15% की सीमा है। 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति व उनके नियम है। 75 के 1 में क्या है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा। पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है। और 75 के 1 के ए में क्या है कि 15% की सीमा है। 15% की सीमा क्या होती है वो अब हम लोग देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसमें बोला गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार जितने चाहे उतने मंत्रियों को बना दे। इसका मतलब क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि मान लो कि सरकार आ गई, सरकार मतलब वोट हुए, चुनाव हुए, और बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई, जैसे कि अभी है ये बीजेपी की गवर्नमेंट, अपनी बीजेपी, ठीक। तो अब मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई, तो वो सोच रहे हैं कि भाई हम जितने चाहे, जैसे लोकसभा में कितने लोग होते हैं भाई? 543 होते हैं। वो चाहे कि 543 के 43 अपने मंत्री भर ले। नहीं, इतने नहीं हो सकते। कितने? पीएम को मिलाने के बाद 543 का लोकसभा की कुल सीटों का केवल 15% वो रख सकते हैं मंत्री, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। यही 75 के 1 के ए में कहा गया है कि ऐसा नहीं हो सकता, सरकार जितने चाहे उतने मंत्रियों को बना दे। मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है 75 का 1 का खा, 75 का 1 का बी, दल बदल का नियम, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें क्या बताता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ देखो भाग 10 में है ना, पढ़ा था ना।
भाग 10 में है, तो उसी के इसमें है। देखो क्या बोल रहा है, सदस्यता खोना। अगर कोई मंत्री भाई दल बदल डिफेक्शन करता है कि वो चाहता है कि भाई हम दल बदल ले अपना, तो दल बदल का अगर दोषी पाया जाएगा तो उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी, संसद की सदस्यता छीन ली जाएगी, साथ साथ वो अपनी मंत्री की कुर्सी भी छीन ली जाएगी, छीन लेगा नहीं, छीन ली जाएगी उससे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो, अब इसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया है कि मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या होती है। ठीक है, मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या होती है, यहाँ पे हमने मंत्रियों की जिम्मेदारी को 2 भागों में बांट लिया है। ठीक है, देखते हैं। एक तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी, एक सामूहिक जिम्मेदारी, 2 तरीके से बांट लिया, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, एक सामूहिक। यहाँ पे देखो लिखा है ना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नीचे ले लो सामूहिक जिम्मेदारी। तो ये 75 के 2 में है। 75 के 2 में क्या है? अच्छा, इससे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लो, इसको समझाएंगे लेकिन पहले ये समझ लो, चलो ये बातें बता देंगे, पहले आर्टिकल बता रहे वही बता दे। तो 75 के 2 में क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सभी मंत्री जो है, प्रसाद पर्यंत है ना, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, ये तो हमने बड़ा पढ़ा है कि 75 के 2 में है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं सभी मंत्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक ही अपनी मंत्रिपरिषद में, अपनी मंत्री पद में वो रहेंगे। मतलब इसका सीधा सा ये मीनिंग है कि मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि प्रधानमंत्री चाहेगा तो राष्ट्रपति के जरिए किसी भी मंत्री को कभी भी पद से हटवा सकते हैं, क्योंकि यही तो सलाह देंगे, ये सलाह देंगे, यहाँ प्रेसिडेंट ने उसको रिमूव कर दिया उस मिनिस्टर को। ठीक है, तो तभी तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहलाएंगे। ये समझ रहे हो ना कि उनको जब तक कि वो खुश रहेंगे तब तक कि तुम रहोगे, उसके बाद वो हट जाएंगे अगर ये चाहेंगे तो। अब देखो, ये तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी हुई, सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है 75 के 3 में बताया गया है। इसमें बताया गया कि पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद होता है वो सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब अगर लोकसभा में, हाँ, सरकार के खिलाफ जो है, क्योंकि वो तो 15% होंगे ना, 543 लोकसभा की सीटें है ना, तो लोकसभा क्या कुल संख्या का 15% ही सरकार में हो सकता है। जो भी सरकार, चयनित सरकार होगी, चुनी सरकार होगी, उसके 15% ही मंत्री बैठ सकते हैं। तो इन 15% ने कुछ गड़बड़ी कर दी, अगर कुछ गड़बड़ी कर दी तो क्या होगा, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव चल जाएगा। ठीक है, वहां तो और भी लोग होंगे ना, और भी मेंबर्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव लगा देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पास अगर हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, इसी वजह से कहा जाता है 75 के 3 में। समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलो आगे मूव करते हैं। अब 75 वही 75 ही तो चल रहा था, आर्टिकल 75 ही तो चल रहा था। इसमें नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसे काउंसिल और मिनिस्टर की नियुक्ति संबंधित नियम पढ़ रहे थे हम लोग। तो अब देख लेते हैं 75 के 4 में। 75 के 4 में मंत्रियों की शपथ है। जितने भी मंत्री बनाए जाते हैं उनको उनकी गोपनीयता की शपथ कौन, मतलब उनके पद की और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। 75 के 5 में क्या करता है, 6 महीने की शर्त। इसमें ये कहना चाहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो बिना चुनाव जीते जो है सांसद बन गया, उसको सीधे मंत्री बना दिया गया, ठीक है, लेकिन वो मंत्री तो बन जाएगा, लेकिन उसको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई तुम इस 6 मंथ में या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य जो है चुनकर आ जाओ। अगर नहीं हुए तो फिर इस्तीफा दे दो तुम अपने पद से, उसका मंत्री पद जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वही बताया गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव जीते या बिना सांसद एमपी बने सीधे मंत्री बन सकता है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी शर्त है, उसे मंत्री बनने के बाद लगातार 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य चुनकर आना होगा। अगर वह 6 महीने की समय सीमा से खत्म होने तक सदस्य नहीं बन पाता है तो उसका मंत्री पद तुरंत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 75 के 6 में क्या गया। 75 के 6 में बोला है मंत्रियों के वेतन और भत्ते। 75 के 6 में क्या है, मंत्रियों के वेतन और भत्ते। इसमें क्या है, मंत्रियों को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या उसकी सुविधाएं होंगी, क्या भत्ते भत्ते क्या होता है, सुविधाएं तो होती है। तो ये सब जो होता है इसी के तहत 75 के 6 में तय किया जाता है। समझ में आया? तो हमने आपको क्या बताया, देखो 75 में हमने बताया कि जैसे पीएम की नियुक्ति होगी और उसकी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति होगी, उससे संबंधित नियम है। 75 के 1 में यही कहा गया है कि आप जो राष्ट्रपति होगा वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा और फिर काउंसिल, उसकी सलाह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा। ठीक है, 75 के 1 के ए में, ठीक है, 75 का ये देखना, 75 का जो एक है उसके 2 पार्ट है, एक तो 75 का 1 का ए और 75 के 1 का बी। ठीक, 2 पार्ट है। तो इसमें 15% का नियम बताया और इसमें जो है दल बदल का, इसमें क्या है, दल बदल का नियम है। ठीक, उसके बाद फिर देखो, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं कि इस तरीके से दिमाग में रखना। फिर 75 का 2 देखो, 75 के 2 में क्या है, प्रसाद पर्यंत, ठीक, ये रहा प्रसाद पर्यंत। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, फिर 75 का 2 में केवल एक ही है। फिर 75 का 3 है। 75 का 3 क्या है कि कलेक्टिवली रूप से पूरी जो आपकी मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। ठीक है, 75 का 3 ये कहता है। 75 का 4 क्या कहता है, ओथ कहता है। 75 का 4 क्या कहता है, ओथ कहता है। 75 का 5 क्या कहता है कि अगर बिना चुने हुए आप मंत्री बन गए हो तो 6 महीने के भीतर आपको
क्या करना होगा, सदस्य चुनकर आना पड़ेगा। ये 75 का 5 कहता है। फिर 75 का 6, 75 का 6 क्या कहता है कि वेतन और भत्ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद कर लेना। चलो मूव करते हैं आगे। देखो 78 क्या करता है। 78 से पहले 75 किया ना, 75 के बाद 76 जरा जान लो क्या होता है। 76 इससे रिलेटेड नहीं है तब भी जान लो 76 क्या होता है। 76 होगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें ये भी जानो ये होता कौन है। ये जो होता है ना बच्चों, कि अब मैंने इम्पीचमेंट बताया था ना आपको, महाभियोग, महाभियोग बताया था। तो जो महाभियोग होता है आर्टिकल 61 में, इसमें जो राष्ट्रपति का जो पक्ष रखेगा बच्चों, राष्ट्रपति का जो पक्ष रखेगा, जो राष्ट्रपति की बातें रखेगा, वो महान्यायवादी रखेगा। ये होता है। तो ये लोकसभा में और राज्यसभा में बैठ सकता है, ठीक। और ये भी है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी बैठ सकता है, लेकिन जजमेंट नहीं पास कर सकता है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये न्यायाधीश के इक्वल, जज के बराबर इसकी क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 में ये है। तो आर्टिकल 78 देखो, क्योंकि हम यहाँ राष्ट्रपति से रिलेटेड सब बता रहे हैं, इसीलिए 76 नहीं लिखा हुआ है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, ताकि दिमाग में रहे। आर्टिकल 78 देखो क्या है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। इसमें क्या है, इसमें जो है राष्ट्रपति को जानकारी देना। प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि वो उसको बताए राष्ट्रपति को कि वो क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो इस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वे देश के शासन प्रशासन जो भी काम कर रहे हैं और नए नए बनने वाले जो कानून है, उससे जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देते रहे। अगर राष्ट्रपति किसी सरकारी काम के बारे में जानकारी मांगते हैं, तो वह जानकारी देना प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होगा। ये संवैधानिक कर्तव्य होता है कि अगर राष्ट्रपति ने कोई इन्फॉर्मेशन उससे मांगी, तो वो उसे देना ही देना है, ये संवैधानिक कर्तव्य होगा। आर्टिकल 78 में कहा गया है। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। देखो अभी ये शक्तियां पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। तो लेजिस्लेटिव, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको खूब सारे आर्टिकल्स दे दिए जाएंगे, उसमें बोलेगा कि राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है, इसमें से कौन कौन से अनुच्छेद जो है ये बताते हैं कि ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो जिसमें से आर्टिकल 85 क्या होगा बेटा, ये विधायी शक्ति होगी। जैसे अगर ऑप्शन में यही दे दिया, इसके साथ हमने ऑप्शन में आर्टिकल 72 दे दिया, तो बेटा आर्टिकल 72 के क्षमादान है, तो ये न्यायिक शक्ति है, विधायी शक्ति नहीं है। इस तरीके से आएगा, ठीक। तो 85 में क्या है कि ये जो होता है, यह हिस्सा संसद के सत्रों को चलाने और खत्म करने में राष्ट्रपति की भूमिका को समझाता है। ये जो अनुच्छेद 85 है, ये क्या बताता है, ये संसद के जो सेशन चलते हैं उसको चलाने और खत्म करने में राष्ट्रपति की भूमिका को बताता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि संसद में जो सत्र आहूत होते हैं, एक मिनट, हम्म, इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 85 कहता है कि संसद में सत्र आहूत करना, इसका सत्रावसान करना, उसे विघटित करना, इन सब की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट ऑफ कॉलिंग, प्रोपोगेटिंग नहीं होता है, प्रोरोगेटिंग और डिसोल्यूटिंग अ सेशन इन द पार्लियामेंट। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रोरोगेशन, संसद में साल भर में कई सत्र चलते हैं। प्रोरोगेशन सत्रावसान करते हैं ना, तो क्या करता है, सत्र को शुरू भी करते हैं, सत्र को खत्म भी करते हैं, सत्र को भंग भी करते हैं, ये डिसोल्यूट भी करते हैं। तो ये सब आर्टिकल 85 के तहत करते हैं। तो हम देखते हैं सत्रावसान का मतलब क्या होता है, संसद में साल भर में कई सत्र चलते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र। ठीक है, और एक और होता है शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। लेकिन हम जो होते हैं कि जो अच्छा ये याद रखो कि एक साल में केवल 2 ही सत्र चल सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए 2 सत्रों के बीच में। ठीक है, तो सत्रावसान क्या है, संसद में साल भर में कई सत्र चलते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र। जब किसी सत्र का काम पूरा हो जाता है, तो उस पर सत्र की समाप्ति की आधिकारिक घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, जिसे सत्रावसान कहते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है कि ये जो सत्र की समाप्ति होगी उसको सत्रावसान कहते हैं, आर्टिकल 85 के तहत है। ठीक है, फिर लोकसभा को भंग करना, डिसोल्यूशन, अनुच्छेद 85 के 2 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लोकसभा को भंग किसके तहत करते हैं, 85 के 2 के तहत करते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पास यह विशेष पावर होती है कि वे लोकसभा को पूरी तरह भंग कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसा प्रधानमंत्री की सलाह पर सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराने के लिए किया जाता है। मतलब जब क्या होता है कि जो सरकार का टाइम पीरियड पूरा पूरा होता है ना, उससे पहले क्या होता है कि चुनाव होने वाले, तो इसलिए लोकसभा जो है भंग कर दी जाती है। ध्यान रहे, केवल लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है भाई, वो भंग नहीं होता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, समझ में आ गया, होप सो गाइस आपको क्लियर होगा।
इसके आगे हम लोग बाद में बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आर्टिकल 100 भी है, उसमें संसद की गढ़ पूर्ति होती है, लेकिन वो अभी हमें पढ़ना नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें तो वही पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।